So now in this video we'll discuss hybridoma method for the production of monoclonal antibodies. सबसे पहले तो ये समझेंगे कि what is the hybridoma, ठीक है, और फिर हम ये समझेंगे कि हाइब्रिडोमा ऐसा कौन सा मेथड है कि जिसको यूज़ करके हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं. अभी तक हम जितना पढ़कर आए हैं उसमें हमने एंटीबॉडी का पढ़ा है, पर इन दिस वीडियो विल डिस्कस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. अब आपने मोनोक्लोनल वर्ड आई नो, अगर आप ओ लेवल्स बायो लेकर आए हो, आपने ओ लेवल्स बायो किया है तो आपको वहाँ पता होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का थोड़ा सा, और अगर नहीं पता तो अब आपको यहाँ पर एएस में इसका कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि द बी सेल्स दैट डिवाइड बाय मैट्रिसेस डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड प्लाज्मा सेल्स दैट सिक्रीट एंटीबॉडीज डू नॉट डिवाइड. यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपको एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी हो, सही है. अब देखो हमारे पास बी सेल्स, हमने पता है कि दो किस्म के बी सेल्स हैं. एक होते हैं बी प्लाज्मा सेल्स और दूसरे होते हैं बी मेमोरी सेल्स. बी मेमोरी सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो मेमोरी जनरेट करते हैं. कोई भी बीमारी आई, कोई भी डिजीज़ आया है तो वो उसको, उसके एंटीजन को डिटरमिन कर लेते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो अगर कभी भी जस्ट इन केस इन द फ्यूचर वही सेम डिजीज़ वापस अटैक करता है तो फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो बीमारी जो है, यानी कि वो इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि बेसिकली द एंटीजन इज़ डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो ये मेमोरी सेल्स का फंक्शन होता है. और मेमोरी सेल्स के पास एक एबिलिटी है कि बी मेमोरी सेल्स आर हैविंग एन एबिलिटी टू डिवाइड. ये डिवाइड कर सकते हैं, इनमें माइटोसिस होता है. जबकि प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड कर सकें. अब खुद एक बात बताओ, हमें एक ऐसा सेल चाहिए जो कि डिवाइड कर सके, ठीक है, और एक ऐसा सेल चाहिए जिसके पास एंटीबॉडी है. लेकिन मसला ये कि जिसके पास एंटीबॉडी है, मतलब जो एंटीबॉडी सिक्रीट करने की एबिलिटी रखता है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, और जो डिवाइड हो रहा है उसको एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं कर सकता. तो फिर हम एक काम करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी की कॉपीज़ बना देते हैं, और ये कॉपीज़ आइडेंटिकल होती हैं, मतलब सेम होती हैं, सेम इन शेप, ठीक है, सेम इन नेचर, आइडेंटिकल होती हैं टू द ओवरऑल एंटीबॉडी, जितने भी हम एंटीबॉडी को यूज़ करेंगे. अब कोई बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स जो स्पेसिफिक होती है टू द एंटीजन. अब समझो इस बात को, ये प्रोसेस समझना आना चाहिए. अभी तो ये समझ लिया कि हमारे पास प्लाज्मा सेल्स है जो कि एंटीबॉडी को सिक्रीट कर सकते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं होते, तो ये नुकसान हो गया. और इसी के साथ साथ हमारे पास बी सेल्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अब यहाँ पर की पॉइंट समझो, और यहाँ पर की पॉइंट समझने की बात यह है कि हमारे पास जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डेफिनेशन समझ लो, आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी. एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी की बहुत सारी आपने आइडेंटिकल कॉपीज़ बना ली हैं. अब होता कैसे है ये सारा प्रोसेस, व्हाट इज़ द हाइब्रिडोमा टर्मिनोलॉजी एंड व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ मेथड. अब समझते हैं. एंटीजन इज़ इंजेक्टेड इनटू अ माउस. एक माउस यानी कि एक चूहा, उसके अंदर आप एक एंटीजन को इंजेक्ट कर देते हो, एंटर कर देते हो. जब आप एंटीजन को इंजेक्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा कि माउस का जो स्प्लीन सेल्स होते हैं ना, माउस के पास जो स्प्लीन सेल्स हैं, स्प्लीन सेल्स विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर रिमूव्ड. वो वाले स्प्लीन सेल्स जो कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं कि कौन से टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारे पास एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स, बी प्लाज्मा सेल्स. तो ये उनको रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है. और ये रिमूव क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अगर कोई एंटीबॉडी डालें, ठीक है, लाइक सॉरी कोई एंटीजन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उस एंटीजन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन इम्यून रिस्पॉन्स ना ले. बात समझ आ गई. तो इसलिए हम ये वो स्प्लीन सेल्स को ही रिमूव कर देते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो कि फिर लिम्फोसाइट्स आपको पता है कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और फिर वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है. प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम स्प्लीन आर फ्यूज्ड विद कैंसर सेल्स, ठीक है, या फिर मेलोना सेल्स भी कहते हैं हम इसे, या कैंसर सेल्स या कार्सिनोजेनिक सेल्स, यूजुअली आप कैंसर सेल्स कहते हो. हमने पढ़ा था इन द माइटोसिस, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ कर आओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पर वीडियो भी अवेलेबल है. माइटोसिस में मैंने बताया था कि हमारे पास जो कैंसर मतलब माइटोसिस होता है ना, तो उसमें कैंसर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहे होते हैं, कंटिन्यूस डिवाइड हो रहे होते हैं, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता. तो हमें तो वही सेल्स चाहिए जो कि डिवाइड हो रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा. तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को, स्प्लीन के प्लाज्मा सेल्स को कैंसर सेल के साथ फ्यूज़ कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं. ये जो ज्वाइनिंग है ये हाइब्रिडोमा सेल कहलाती है. दिस इज़ हाइब्रिडोमा दैट डिवाइड इंडेफिनिटली.
यानी कि हमारे पास दो किस्म के सेल्स हैं, एक कैंसर सेल्स जो कि अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं। तो अब ये दोनों सेल्स को जब हम फ्यूज़ कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ सेल जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिडोमा सेल। यहाँ पर ये समझना, दिस इज़ नाउ द हाइब्रिडोमा सेल एंड देन दे डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब जो ऊपर की परेशानी लिखी हुई थी उसका हल नीचे दिया हुआ है कि अब ये कंटिन्यूस डिवाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडोमा सेल में कैंसर सेल भी मौजूद है और कैंसर सेल के साथ, यानी कि हर कैंसर सेल के साथ हर हमारे पास प्लाज्मा सेल फ्यूज़ है। प्लाज्मा सेल की एबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो सकते थे। कैंसर सेल्स डिवाइड तो हो सकते हैं लेकिन वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या मेलानोमा सेल्स कह लो आप इन्हें। तो फिर ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, कैंसर सेल्स या और प्लाज्मा सेल्स। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं। नाउ दिस इज़ द हाइब्रिडोमा सेल जो कि एंटीबॉडी को भी सिक्रीट कर सकता है और माइटोसिस से डिवाइड भी हो सकता है। अब समझो कि यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आप किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में या उसके डायग्नोसिस में कैसे यूज़ करते हो। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर करो। डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट का मतलब है कि उस बंदे को डिज़ीज़ हो गया, यानी कि वो बंदा इन्फेक्टेड पेशेंट कहलाएगा, ठीक है। वो इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर पेशेंट है, और हम उसका अब उसकी बीमारी ख़त्म करने के लिए उसे कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट देंगे, लाइक मेडिकेशन होगी उसकी, ठीक है। और इसमें उसको हम ट्रीट करेंगे उस डिज़ीज़ को ताकि वो बीमारी ख़त्म हो जाए। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि कोई बंदा, हमें नहीं पता वो बीमार है या नहीं है बीमार, उसे वो वायरस या उसे वो डिज़ीज़ हुआ है या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। तो हम ऐसे टेस्ट करते हैं कि जिससे कंफर्मेशन हो कि आया इस बंदे को वो बीमारी है या नहीं है, तो इसको डायग्नोसिस कहते हैं। अब दोनों के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस को समझते हैं। डायग्नोसिस का मतलब एक बंदे के अंदर ये चेक करना कि आया इसे ये बीमारी है या नहीं है। यूज़ टू लोकेट पोजीशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। यूज़ टू लोकेट कैंसर सेल्स विच हैव, अब ये कौन कर रहा है काम, दिस इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो ये काम करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सबसे पहले लोकेट पोजीशन ऑफ ब्लड क्लॉट की पोजीशन को लोकेट करती है। उसी के साथ साथ कैंसर सेल्स विच हैव डिफरेंट सेल सरफेस प्रोटीन्स एंड देयरफॉर कैन बी डिटेक्टेड बाय एंटीबॉडीज़। अब कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिफरेंट सेल सरफेस प्रोटीन्स होती हैं, जिनका नाम आपको पता है ऑलरेडी, नहीं पता तो चौथा चैप्टर देख कर आओ, चैप्टर नंबर 4। तो वहाँ पर इस चीज़ को डिटरमिन कौन कर सकता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और उसको डिटेक्ट कर लेती है कौन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इन अदर सेंस उसकी एंटीबॉडी, ठीक है। यानी कि हाइब्रिडोमा सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटीबॉडी अब इस चीज़ को डिटरमिन कर सकती है, कैंसर सेल्स को। उसी के साथ साथ used to identify exact strain of virus or bacterium causing an infection which speeds up the treatment. ये आइडेंटिफाई कर सकती है किसको, स्ट्रेन को, ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियम दैट कॉजेज एन इन्फेक्शन। वायरस या बैक्टीरियम के एग्जैक्ट स्ट्रेन को जब ये आइडेंटिफाई कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, विच स्पीड्स अप द ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट को कैसे बढ़ाते हैं, देखो, जब आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी में डिजीज़ है, ठीक है, और आपको पता चल चुका है, तो फिर आप फ़ौरन से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब तक आप डायग्नोसिस पे टाइम लगा लोगे, डायग्नोसिस में कि भाई हम ये चेक तो कर लें कि उसे वो डिज़ीज़ है या नहीं, तो वो डायग्नोसिस जितना टाइम लेगा उसमें ये भी हो सकता है कि क्या पता उसे वो डिज़ीज़ है और हम सिर्फ कन्फर्म कर रहे हैं, और इसमें वो डिज़ीज़ इतना ज़्यादा फैल जाए तो ट्रीटमेंट फिर क्विकली हो जाता है, ठीक है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फंक्शन है इन द डायग्नोसिस, क्या कि ये ब्लड क्लॉट की लोकेशन को या पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कहाँ पर है ब्लड क्लॉट्स। उसके अलावा ये कैंसर सेल्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं, और कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय द सिर्फ उसके जो सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है, और उसी के साथ साथ अब कौन डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और एग्जैक्ट स्ट्रेन ऑफ वायरस या बैक्टीरियम को, वो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये उनके एग्जैक्ट स्ट्रेन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ये हमारा बेनिफिट है, तभी हम डायग्नोसिस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ अब ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि अब एक बंदे को इन्फेक्शन हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है वो समझो। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है फीमेल्स को, उसका पहला ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबॉडी बाइंड्स टू कैंसरियस सेल्स एंड मार्क्स देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अब ये की पॉइंट समझना, जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट इस तरह से देती है कि वो जो एंटीबॉडी है वो कैंसरस सेल पर बाइंड हो जाती है एंड मार्क्स देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम।
जब देखो हमें हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को फॉर सपोज नहीं पता कि कौन सा सेल नुकसानदेह कौन सा नहीं, लेकिन हमारे पास जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो ब्रीस्ट सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली हमारे ब्रीस्ट कैंसर्स में जो कैंसरियस सेल्स हैं जिन्होंने ब्रीस्ट कैंसर कॉज किया है, उन कैंसर सेल्स पर जाकर अटैच हो जाता है। जब ये एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी ना, तो ये मार्क कर देगी, यानी कि अब ये अलग से ही नुमाया होंगे। अब अलग से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ओके नाउ दिस इज़ द कैंसरियस सेल, और ये हमें इसलिए पता चलेगा क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से अटैच हो गई है और इसको मार्क कर दिया। जब इसको मार्क कर दिया, हमें पता है कि अब 10 सेल्स ऐसे कैंसरियस सेल्स जिन पर एंटीबॉडी मार्क हुई, मतलब बाइंड हुई हुई है, और उसी को मार्क कर दिया। तो फिर उन 10 कैंसरियस सेल्स के, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 कैंसरियस सेल्स के अगेंस्ट में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स फिर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है आराम से। दिस इज़ द ग्रेट बेनिफिट ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऑलरेडी सेल को डिटरमिन कर लेगा कौन से सेल्स को, कैंसरियस सेल्स को, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को कॉज कर रहे हैं। अब उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ रेथामॉइड आर्थराइटिस, इसको डिस्कस करते चलेंगे, जो कि हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को अटैक कर देता है तो फिर हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है। इस केस में हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट करती है, वो ये ट्रीटमेंट करती है कि एंटीबॉडी बाइंड्स टू प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय टी सेल्स दैट कॉजेज डैमेज टू कार्टिलेज इन जॉइंट्स एंड ब्लॉक्स इट एक्शन, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। देखो एंटीबॉडी जो है ना, वो प्रोटीन पर बाइंड करती है। कौन से प्रोटीन पर? जो कि टी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टी सेल्स दैट कॉजेज डैमेज टू कार्टिलेज इन जॉइंट्स। अच्छा, अब आपको क्योंकि एआईएस में तो नहीं है, ये A2 में है, जाहिर है आपको सपोर्ट है मूवमेंट या बोन्स के बारे में इतना नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज बता देता हूँ कि हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज होता है, ठीक है, और ये कार्टिलेज भी हमारे मसल्स होती हैं, ठीक है, और ये हमारे जॉइंट्स को भी कनेक्टेड रखती हैं। इसी के साथ साथ आगे हमारे पास टेंडन्स भी होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वेल, मतलब एआईएस का सिलेबस नहीं है, A2 में तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब। तो क्या होता है, हमारे पास जो कार्टिलेज है ना, जो कि जॉइंट्स को कनेक्टेड भी रखते हैं, और जॉइंट्स के अंदर मतलब जॉइंट्स में जो कार्टिलेज मसल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं टी सेल्स, ठीक है। और प्रोटीन्स, बेसिकली टी सेल्स कैसे कर रहे हैं, वो प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, वो प्रोटीन बना रहे हैं जो कि कार्टिलेज पर हमला करे। तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी उस प्रोटीन पर जाकर बाइंड कर देता है। अब जब प्रोटीन पर एंटीबॉडी बाइंड हो गया तो फिर अब वो प्रोटीन कहाँ पे बाइंड होगा, कहीं पे भी नहीं। और प्रोटीन का वो जो प्रोटीन बन रहे थे, स्पेसिफिक प्रोटीन टू अटैक ऑन द कार्टिलेज, अब उनका फंक्शन रोक दिया गया है। किसने रोका फंक्शन? एंटीबॉडी ने। एंटीबॉडी स्पेसिफिकली अटैच हो गई जाकर उस जगह। जब उस जगह जाकर अटैच हो गई तो अब एंटीबॉडी ने अपना जो है वो प्रोटीन ने अपना फंक्शन रोक दिया। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन जस्ट से कि हमारे पास जो एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो इसी तरीके से इस डिज़ीज़ में भी, ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी काम आती है। कि हम ऑटोइम्यून डिजीज़ के ख़िलाफ़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डालेंगे, वो टी हेल्पर सेल्स के प्रोटीन को, टी हेल्पर सेल्स जो प्रोटीन बना रहे हैं जो कि कार्टिलेज मसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो उन प्रोटीन्स पर जाकर अटैच हो जाएंगे। जब प्रोटीन पर जाकर अटैच हो जाएंगे तो वो प्रोटीन जो है वो फिर मसल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर अपना एक्शन ही नहीं करेगा, वो ऑलरेडी बाइंड है टू द एंटीबॉडी। तो इस तरह से वर्क प्रिवेंट हो रहा होता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिलेट एंड दिस इज़ हाउ द ऑल एक्शन इज़ अकरिंग इन योर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ओ लेवल्स में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, और अब मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ योर टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंड यू नीड टू नो अबाउट द एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अलावा यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, लाइक ईदर इट इज़ अ नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, या मतलब नेचुरल में क्या फ़र्क है, एंड व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब नाम से तो तुम्हें पता लग ही रहा है, आर्टिफिशियल का मतलब है कि लाइक द मैन मेड, ठीक है, रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं। नेचुरल का मतलब है हमारी बॉडी खुद फंक्शन कर रही है, उस चीज़ के लिए खुद तैयारी कर रही है, इट्स अकरिंग बाय नेचुरली, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन सेंस से पता चले। अब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज द एन एंटीजन एंटर्स द बॉडी, एन इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा। सिंपल। एंटीजन एक बॉडी के अंदर एंटर हो गया। या एंटीजन क्या होता है भाई? फॉरेन पार्टिकल है, आपकी बॉडी का पार्टिकल नहीं है, और इन्फेक्शन कॉज करता है। आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया एंटीजन। ये जो एंटीजन एंटर हुआ है, इस एंटीजन के एंटर होने के बाद इसके ख़िलाफ़ जो भी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी को जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इसे कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी ने क्या कहीं और से प्रोटीन्स लिए, किसी और की बॉडी से? नो। क्या आपने किसी से मांगे? नो। आपकी बॉडी ने खुद बनाए? यस। सारा काम खुद कर रही है आपकी बॉडी? यस।
प्रोटीन्स खुद बन रहे हैं, एंटीबॉडीज़ खुद बन रही है, येस। एंटीजन आपकी बॉडी में किसी ने डाला है, या चलो फॉर सपोज अगर किसी ने डाला भी है, मतलब वो किसी न किसी तरीके से एंटर हो गया, चाहे अब वो खुद ही इन्फेक्शन कॉज हुआ, मतलब बीमारी कॉज हुई हो, एंटीजन खुद आया हो, या फिर किसी ने आपको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, वट एवर। इम्यूनिटी चेक करो, इम्यूनिटी को चेक करना है हमें, ये नहीं चेक करना है हम क्या कर रहे हैं, हमें चेक करना है इम्यूनिटी क्या हो रही है। यहाँ पर नेचुरल इम्यूनिटी है, खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंटीबॉडी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपके प्लाज्मा सेल्स, तो ये खुद फंक्शन हो रहे हैं, नेचुरल अकरिंग, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी को समझते हैं, इम्यूनिटी गेन विदाउट एन इम्यून रिस्पॉन्स। एक ऐसी इम्यूनिटी मिल रही है जो कि तुम्हें मिल तो रही है इम्यूनिटी, लेकिन वो तुम्हारी अपनी नहीं है, ठीक है। इम्यूनिटी गेन विदाउट एन इम्यून रिस्पॉन्स, तुम्हारी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो और फिर भी तुम्हें इम्यूनिटी मिल गई है, दैट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। कहीं और से मिली हो, किसी के ज़रिए मिली हो। तो ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल को पढ़ लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। नेचुरल का मतलब है कि गेन बाय बीइंग इन्फेक्टेड, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। और इसका क्या मतलब है? आप खुद से बीमार नहीं हुए, और मतलब आपको ऑफ कोर्स वी कैन, देखो ये वर्डिंग थोड़ी सी मेक श्योर कर लेना कि समझ आ जाए बात को। आप कहीं गए और वहाँ एक एंटीजन या किसी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया उसने आप पर अटैक कर लिया और आप बीमार हो गए, और फिर उसके ख़िलाफ़ आपकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है बाय द प्लाज्मा सेल्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना एंटीबॉडी को, तो ये कहलाती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी खुद कर रही है, एंटीबॉडी को खुद प्रोड्यूस कर रही है। एक्टिव इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी है, ठीक है, जो इन्फेक्शन है, ये आपको खुद भी हुआ है और इसके ख़िलाफ़ आप नेचुरली वर्क कर रहे हो, एक्टिव फॉर्म में हो। यानी कि आप खुद आपको डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट, अब वो माउथ के ज़रिए, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, जिस तरह से भी आपकी स्किन के ज़रिए आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, दिस इज़ एक्टिव। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी समझो, मदर टू बेबी अक्रॉस प्लेसेंटा और ब्रीस्ट मिल्क, दिस इज़ कॉल्ड द पैसिव। यानी कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और बच्चा माँ की गोद में है, मे बी इट इज़ जस्ट 1 या 2 months ओल्ड। उस बच्चे के अंदर कोई बीमारी खुद से नहीं आई है कि उसने अपने मुंह से कुछ इनहेल कर लिया तो वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, नो। द मदर गिव द ब्रीस्ट मिल्क टू हर बेबी। मदर को इन्फेक्शन था, मदर ने अपने ब्रीस्ट मिल्क के ज़रिए वो इन्फेक्शन बेबी को भी दे दिया, तो इस तरह से क्या हुआ? एंटीजन ट्रांसफ़र हो गया और उस बच्चे को भी वायरस हो गया। यहाँ पर की पॉइंट समझ आ गया? अब समझो एक्टिव समझ आ जाएगा। कोई बंदा आराम से सामने खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया और उस बंदे को बीमारी हो गई, वो एक्टिव है। पैसिव का मतलब उस बंदे में खुद नहीं घुसा, यानी कि फॉर सपोज बेसिक एग्जांपल है फीटस मदर के प्लेसेंटा में होता है, और मदर के प्लेसेंटा में फीटस अब देखो फीटस मदर के प्लेसेंटा में, तो उसको कैसे इन्फेक्शन होगा? खुद से इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, मदर को इन्फेक्शन हुआ, मदर ने अपनी आर्टरी से और वेन्स के ज़रिए जो है वो बेबी को इन्फेक्ट कर दिया, फीटस को इन्फेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर जो माँ है वो ब्रेस्ट मिल्क दे रही है बेबी को, तो उससे माँ क्योंकि इन्फेक्टेड है तो बेबी भी इन्फेक्ट हो गया। तो बेबी कैसे इन्फेक्ट हो रहा है? माँ के ज़रिए। खुद से इन्फेक्ट नहीं हो रहा, खुद से कोई बीमारी नहीं पहुँची, माँ के ज़रिए इन्फेक्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ पैसिव। सही है, एक्टिव और पैसिव समझ आ गया। अब समझते हैं आर्टिफिशियल क्या है। आर्टिफिशियल में एक्टिव क्या है? आर्टिफिशियल में एक्टिव है गेन बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? देखो वैक्सीनेशन को तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ना। वैक्सीनेशन ये समझो कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी एंटीजेंस डाले जाते हैं जिनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, और ये एंटीजेंस इतने हार्मफुल नहीं होते कि डेथ कॉज करते हैं, इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वो उसी बीमारी जैसे होते हैं, बस इनको कम हार्मफुल रखा जाता है ताकि आपकी बॉडी को डाई ना, मतलब मर नहीं जाए बंदा, लेकिन बीमार हो जाता है। तो उस बीमारी के ख़िलाफ़ क्या होता है? फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और अच्छी खासी तादाद में प्रोड्यूस हो रही होती है। जब अच्छी खासी तादाद में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी तो फिर वो बंदा बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का अगर आगे सीन करते हैं, हम पढ़ते हैं। लेकिन वो इम्यूनिटी जो आपको वैक्सीनेशन से मिल रही है, यानी आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन डाला और फिर आपकी बॉडी खुद वो काम कर रही है, खुद आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी उसके ख़िलाफ़ प्रोड्यूस कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड योर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन बेसिकली यानी कि आपकी बॉडी में एंटीजन को डाला, तो उस एंटीजन के डालने की वजह से क्या हुआ? आपकी बॉडी में उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बने,
तो वो हमारे पास एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो अब हम इसको आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको कोई बीमारी हुई नहीं है, आपको उस बीमारी यानी फॉर सपोज एक वायरस है, वो वायरस आपको हुआ नहीं है, लेकिन उस वायरस के एंटीजन को पकड़ के उसकी वैक्सीनेशंस बनाकर उस वैक्सीनेशन को यानी कि बहुत सारे एंटीजन्स को बना दिया जो कि नुकसानदेह नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन वो आपकी बॉडी में डाल दिया। अब वो जो एंटीजन्स है ना, वो आपको बीमार कर सकते हैं, चांसेस होते हैं बीमार करने के, लेकिन आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर लेती है। हम भरकर भी एंटीजन्स को नहीं डालते कि बंदा बीमार हो जाए या मर जाए, लेकिन डाल देते हैं एंटीजन्स को, यानी कि वो बीमारी खुद से नहीं हो रही, हम कर रहे हैं, और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, लेकिन बना तो आपकी बॉडी रही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इसे कहने क्योंकि वो बॉडी ऑल्दो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेचुरली करेंगे, लेकिन बीमारी तो आपको नेचुरली नहीं हुई ना, ये तो वैक्सीन दी आपको। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वैक्सीन देने की वजह से ही हम आर्टिफिशियल कह रहे हैं, सिर्फ वैक्सीन देने की वजह से आर्टिफिशियल कह रहे हैं। जहाँ बात करेंगे कि इंजेक्टिंग, हाँ, अब जो पैसिव है, पैसिव का मतलब है कि इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़, यानी आपकी बॉडी तो एंटीबॉडी भी नहीं बना रही, आपकी बॉडी एंटीबॉडी भी नहीं बना सकती, तो आपको तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी हुई हैं, इंजेक्ट कर दी बॉडी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में, तो उससे क्या हो रहा है? अब आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई बीमारी हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी में एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर दिया, तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने नहीं बनाई। दूसरा पैसिव क्यों? क्योंकि ये आपकी एंटीबॉडी नहीं है, ये किसी और की एंटीबॉडी को आपकी बॉडी में डाल दिया। जहाँ पर हम बात करेंगे गेन बाय वैक्सीनेशन, तो आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वैक्सीनेशन के जरिए हो रहा है। लेकिन एक्टिव क्यों? एक्टिव इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिवली वर्क कर रही है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है उस एंटीजन के खिलाफ जो वैक्सीन की वजह से आया था। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल है, लेकिन एक्टिव आर्टिफिशियल है। एक्टिव मतलब आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, एंटीबॉडी बन रही है। जहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल ही पैसिव, इसका मतलब आपकी बॉडी ने तो एंटीबॉडी भी नहीं बनाई और हमने खुद से रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको इंजेक्ट करती दे दी, तो इससे भी बीमारी नहीं होती। और दिस वाज समथिंग जिसको मैं थोड़ा डिटेल लेके चला गया, और ये लेके भी समझना है ताकि फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सबके। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अब हम वैक्सीनेशन को समझते हैं कि वैक्सीन बनती कैसे हैं और फिर ये हमारी इम्यूनिटी पे कैसे इफेक्ट करती है, कैसे रोल प्ले करती है। So vaccines, how are they prepared? First of all, understand. Preparation containing antigens which is used to stimulate an immune response artificially. आर्टिफिशियली एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे हो, यानी कि असल में वो बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आप उस बीमारी के यानी कि उस पैथोजन के एंटीजन को ले रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आप एंटीजन को ले रहे हो अच्छी खासी तादाद में, और फिर आप उस बॉडी में इंजेक्ट करोगे ताकि फिर वो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे आर्टिफिशियली का मतलब है कि खुद से वो डिजीज़ नहीं हुआ, आपने जानबूझ के हरकत की है, लेकिन फिर उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और एंटीबॉडी बनती है। इट में कंटेन्स एंटीजेंस इन द फॉर्म ऑफ लाइव और डेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, हार्मलेस एटेनुएटेड ऑर्गेनिजम्स, या फिर टॉक्सॉइड हार्मलेस टॉक्सिन्स, ठीक है, या फिर सरफेस एंटीजेंस। हमारे पास कुछ ऐसे एंटीजेंस होती है, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लाइव और डेड होती है, यानी कि वो लाइव यानी कि वो जिंदा भी हो सकती है एंटीजन, वो डेड भी हो सकते हैं एंटीजन, ठीक है। और डेड या लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके अलावा हार्मलेस होती है। मैंने फिर कहा कि हमारी बॉडी में ये चीज़ इससे भी ज़रूरी है कि अगर आपने फॉर सपोज हार्मफुल एंटीजन को बॉडी में एंटर कर दिया तो फिर बीमारी कॉज होगी, बंदे के मरने के चांसेस हो जाएंगे। आप वैक्सीन दे रहे हो ताकि वो ना मरे, आप वैक्सीन दे रहे हो ताकि वो इन्फेक्शन से सेफ़ रहे, और आप वैक्सीन ही ऐसे बना रहे हो कि जिससे बंदा मर जाए, तो फिर इससे तो बेहतर है कि फिर वैक्सीन ना ही लगाए, ठीक है। तो हम लोग ऐसी वैक्सीन को यूज़ करते हैं जो कि हम इस तरह से बनाए कि जिसमें एंटीजेंस या तो लाइव हो या डेड हो, उससे कोई मसला नहीं होता, और वो हार्मलेस हो, एटेनुएटेड ऑर्गेनिजम्स हो, या फिर टॉक्सॉइड हो, हार्मलेस टॉक्सिन हो। ऐसा टॉक्सिन ना हो जो कि हार्मफुल हो, हार्मलेस टॉक्सिन हो, या फिर सरफेस एंटीजेंस को यूज़ कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। और सरफेस एंटीजेंस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं द शेप, और उसके साथ फिर उनके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम वैक्सीनेशन को बनाते हैं, ठीक है। ये सारे की पॉइंट था, अब समझ में आया तुम्हें एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी वगैरह सब। अब समझते हैं कि हाउ वैक्सीन्स कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में तो पूछ लेना। हाउ वैक्सीन्स कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जब आप वैक्सीन दे देते हो बॉडी को, तो वैक्सीन बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का मतलब है कि वो इम्यूनिटी बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, काफ़ी लंबे अरसे तक अब उस बंदे को वो बीमारी नहीं होगी जिसके ख़िलाफ़ या जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशन उसने करवाई है जिस बीमारी की। लाइक फॉर सपोज कोविड-19 पैंडेमिक रिसेंटली गुजरा है,
मतलब खैर अब तो रिसेंटली काफ़ी साल हो गए, लाइक दैट वाज अ टाइम दैट वी नो कि हम लोगों ने कैसे सर्वाइव किया कोविड-19 पैंडेमिक को। उस टाइम जिसने कोविड-19 पैंडेमिक की वैक्सीन्स लगाई थी, ठीक है, तो वो कोविड-19 पैंडेमिक से सेफ था, कोरोना वायरस से सेफ था। लेकिन जिसे वैक्सीन नहीं लगाई थी उन्हें कोरोना वायरस हो रहा था। तो वैक्सीन्स आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी आप लंबे अरसे तक आपको कोविड-19 पैंडेमिक नहीं होगा, ठीक है। और जो वैक्सीन नहीं लगाता फिर ऑफ कोर्स उसके लिए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं होती है। तो ये प्रोवाइड कैसे करती है वैक्सीनेशन? फिर भी खुद सोचो, कॉमन सेंस से, कि वैक्सीन लग गई है तो वो बीमारी क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या है वैक्सीन के अंदर? हमने इतना सब तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्या है कि क्या फंक्शन कर रही है वो? तो सबसे पहले समझो कि वैक्सीन कंटेन्स एंटीजेंस दैट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी जो वैक्सीन्स है उसके अंदर ऐसे हमारे पास एंटीजेंस होते हैं जो कि जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो देखो एंटीजन इज़ अ फॉरेन पार्टिकल, इट इज़ अ नॉन सेल्फ पार्टिकल। उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। मैक्रोफेजेस टेक अप वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस एंड एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सारा ऑलरेडी आप पीछे से पढ़ कर आए हो कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो उस वायरस को अपटेक कर लेते हैं बाय द फैगोसाइटोसिस, और वो बेसिकली इस तरह से एक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस लाइक अ एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि ये रहा एंटीजन, वी हैव मार्केट, वी हैव प्रेजेंटेड इट, इस तरह का दिखता है। अब इसके खिलाफ आप क्या करो? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। तो लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स बाइंड टू दीज एंड अंडर क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इनके अंदर बाइंड करते हैं, ठीक है, और क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू बाइंड करते हैं, अंडर द क्लोनल सिलेक्शन बाइंड करते हैं। क्लोनल एक्सपेंशन देन अकर्स बाय माइटोसिस, फिर क्लोनल एक्सपेंशन होती है माइटोसिस के जरिए। ये सारे ऑलरेडी आप पीछे से पढ़ कर आए हो, नो वरीज अबाउट इट, ठीक है, वो सारे ही सिनेरियो पूरा हो रहे हैं। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म, अब मेमोरी किस तरह से बन रही है ये पढ़ कर आया ऑलरेडी। बूस्टर इज यूज टू फर्दर स्टिमुलेट मेमोरी सेल फॉर्मेशन। और कौन से बूस्टर हैं स्पेसिफिकली नाम आप पीछे पढ़ कर आए हो सारा कुछ, तो सेम सारा सीन हो रहा है। बस यूँ समझो कि इसमें एक चीज़ है जो कि बिल्कुल न्यू है, और वो ये है कि वो जो इन्फेक्शन है ना, वो जो बीमारी है, वो जो एंटीजन आया है, वो कहीं और से नहीं आया, ये नेचुरली नहीं आया कि कहीं आप गए वहाँ पे बीमारी हो गई आपको, नहीं, ये आपने खुद डाला है बॉडी में, बस ये फ़र्क है। बाकी जो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, जिस तरह से भी जनरेट हो रहा है, ये तो सारा काम फिर आपका इम्यून सिस्टम करता है। और मेमोरी सेल्स का भी रोल प्ले होता है यहाँ पर, वो अच्छा बेसिक फंक्शन प्ले करती है कि उसका वाइटल रोल ये है कि वो मेमोराइज़ कर लेती है एंटीजन को, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो फिर लंबे अरसे तक हमारे पास क्या होता है, वो बीमारी फिर नहीं होती है। तो मेमोरी सेल्स का भी ख़ास फंक्शन है, ठीक है। और मेमोरी सेल्स को स्टिमुलेट और बूस्ट करने के लिए, उसके स्टिमुलेशन को बूस्ट करने के लिए जो मटीरियल, जो भी सेल्स आप यूज़ हो रहे होते हैं, वो आप पढ़ कर आए हो, वो भी रोल प्ले कर देते हैं। और इस तरह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक स्पेसिफिक बीमारी के ख़िलाफ़। अंडरस्टैंड, दिस इज़ हाउ द वैक्सीनेशन वर्क्स। सो वेल, अब तक सिर्फ इतना ही रखते हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है। अब टॉपिकल्स करो इस चैप्टर के, तो वैक्सीनेशन तक तो टॉपिकल्स कर लो, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप एंड ऑल्सो ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो द Instagram page. I'll see you in the next video, that's the last part of this chapter. I'll see you in the next video, and then we'll start the nucleic acid and the protein synthesis, और उसके बाद जल्दी से 5 चैप्टर्स करना है। सो हरी अप, बी क्विक, स्टे ऑर्गेनाइज, और पैनिक मोड ऑन नहीं करना, प्रिपरेशन को अपनी बेहतरीन रख लो। I'll see you in the next video, till then take care.